गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका स्वागत है टॉपिक संघवाद के भाग 2 में। इसके प्रथम भाग में मैंने आप लोगों को समझाया था कि संघवाद क्या है और संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधताओं को देखते हुए वे किस शासन व्यवस्था को स्वीकार करें। अतः उन्होंने दोनों शासन व्यवस्थाओं की अच्छी विशेषताओं को स्वीकार किया। इस अध्याय का अगला टॉपिक है बच्चों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची में बच्चों केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे बच्चों केंद्र राज्य सरकारों के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना कर सकें और राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने राज्यों के विकास के लिए कार्य कर सकें, अर्थात निर्णय ले सकें। आइए इन शक्तियों के विभाजन का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, संघ सूची। संघ सूची में बच्चों राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। इसमें विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे, डाक सेवा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे विषय शामिल किए गए हैं और इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार बच्चों केंद्र सरकार को प्राप्त है, क्योंकि यह विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं और पूरे देश के लिए होते हैं। मान लीजिए बच्चों, देश की अन्य देशों से रक्षा करनी हो तो कौन करता है? देश की सेना करती है। तो देश की सेना का निर्णय कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। इसी प्रकार बच्चों अन्य देशों के साथ हमें अपने कैसे संबंध रखने हैं, इसका निर्णय भी केंद्र सरकार करेगी। बच्चों, संविधान निर्माण के समय संघ सूची में ऐसे 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। नंबर 2, राज्य सूची। इस सूची में बच्चों वे विषय आते हैं अर्थात शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारें अपने राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं, और ये विषय हैं जैसे पुलिस विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकारें, कृषि आदि। संविधान निर्माण के समय बच्चों इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों समवर्ती सूची। इस सूची में संविधान निर्माण के समय केवल 47 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में बच्चों इसमें 52 विषय हो गए हैं, और ये विषय हैं बच्चों शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे विषय इस सूची में शामिल हैं। बच्चों इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और यदि किसी कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है बच्चों। 4th पॉइंट, अवशिष्ट सूची। संविधान के अनुच्छेद 248 1 में बच्चों यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लेख राज्य एवं समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, अर्थात
अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया है बच्चों? केंद्र सरकार को दे दिया गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार का भी मतभेद अर्थात टकराव ना होने पाए, उसके लिए संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। बच्चों, अगला टॉपिक है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है बच्चों। अर्थात इसमें सभी कार्य एक जगह संचालित न करके अलग अलग जगह एवं अलग अलग स्तरों से संचालित किए जाते हैं। बच्चों, मैंने संघवाद की प्रथम वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भारत में प्रशासन के 2 स्तर हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार है। बच्चों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संपूर्ण विश्व में इसे सबसे अच्छे लोकतंत्र के या लोकतांत्रिक देश के रूप में भी जाना जाता है। भारत के कई राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी देश के समान है। इसके अतिरिक्त यहाँ सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। अतः प्रांतों अर्थात राज्यों के अधीन तृतीय स्तर की सरकार बनाई गई, जिसे स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार का नाम दिया गया बच्चों। इस प्रकार जब केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रदान कर दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत क्या है बच्चों, एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है बच्चों। और इसीलिए स्थानीय स्तर पर इनके ऐसे कई मुद्दे एवं समस्याएं होती हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों द्वारा ही अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की पूरी तरह से जानकारी होती है और सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय लोगों को देश के निर्णयों में सीधे भागीदार बनना संभव हो पाता है। विकेंद्रीकरण को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने हेतु 1992 ईस्वी में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई बच्चों। नंबर 1, स्थानीय स्वशासन का चुनाव नियमित रूप से अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 2, इसके सदस्यों एवं पदाधिकारियों के पदों हेतु सीटें पिछड़े वर्ग के लिए अर्थात SC ST के लिए आरक्षित कर दी गई। नंबर 3, स्थानीय चुनाव में बच्चों महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उन्हें 33% अर्थात 1/3% सीटें आरक्षित की गईं, जिससे वे भी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को चलाने में अपना योगदान दे सकें। नंबर 4, प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। बच्चों, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि देश का एक चुनाव आयोग होता है जो सांसद और विधायकों के चुनाव का कार्य करता है
जबकि स्थानीय स्वशासन के सदस्यों के चुनाव का कार्य प्रत्येक राज्य के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे हम राज्य चुनाव आयोग कहते हैं। पॉइंट 5, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ भाग स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है ताकि वे समस्त कार्य अच्छे से कर सकें। ठीक है, क्योंकि कार्यों को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकारों को वो राजस्व उनको देना होता है। बच्चों, स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण स्तर पर 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 पंचायत समिति और नंबर 3 जिला परिषद। शहरों में बच्चों स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाएँ होती हैं और बड़े बड़े शहरों में नगर निगम। ठीक है बच्चों, और इन दोनों संस्थाओं का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं बच्चों। नगर पालिकाएँ 20,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बनाई जाती हैं, जबकि नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में होती हैं। आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स अवश्य कीजिए। थैंक यू।